फूले जी को भारत रत्न देने की मांग, चाहे 1857 की क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर को भारतीय जयंती पर अवकाश कराने का मामला हो, या फिर अन्य कोई भी ऐसा अवसर आया हो जब पार्लियामेंट में आप ये देख रहे हो कि कोई हमारी आवाज उठाने वाला हो, तो शायद आपको, मैंने आज तक 1 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ, मैंने आज तक आपको निराश नहीं किया। लोग मुझसे कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, आपने भी सुना होगा, कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा। मैं ये कहता था अगर अकेला अम्बेडकरवादी चंद्रशेखर भी चला गया तो जनता के हितों के सारे मुद्दों को सरकार की आंखों में आंखें डाल के पार्लियामेंट में उठाने का काम करेगा, जिससे जनता के हितों की रक्षा। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे बताया गया कि यहां पर कोई गांव है पड़ोस में जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को तोड़ दिया गया। एक आदमी बता दो, ठीक है, ठीक है। और आप ये देखो, ये सरकार, जिस सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू सुरक्षित नहीं, दोबारा सुनो, जिस सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू सुरक्षित नहीं है, जिस सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को तोड़ा जा रहा है, क्या वो सरकार बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए आपके अधिकारों की रक्षा कर सकती है क्या? जो बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू की रक्षा नहीं कर सकती, वो इन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैनों, सिखों, बुद्धिस्टों और तमाम जाति के गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। आप ये महसूस करके देखो, ये सरकार अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेती है, या विपक्ष के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो क्यों लेते हैं आप जानते हैं, नहीं जानते? क्योंकि आपके पास एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से आप जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। उस हथियार को जानते हैं, नहीं जानते हो? जोर से बताओ, जानते हैं, नहीं जानते हो? उसका नाम है वोट। इस वोट की वजह से आपके महापुरुषों के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें सरकार के लोग बोलते हैं। अच्छा तो तब होता अगर वो सही में अपने आपके महापुरुषों का सम्मान करते, क्योंकि महापुरुष तो सबके होते हैं। बाबा साहब ने जब महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो किसी एक वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं दिया, अपितु पूरे भारतवर्ष की सभी जाति धर्मों की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया। तो आप महसूस करके देखिए कि जो सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, उनके विचारों का सम्मान नहीं करती, सिर्फ उनके द्वारा जो ताकत अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार जिसको हम वोट के रूप में कहते हैं, उस वोट को अपने खेमे में लाने के लिए वो महापुरुषों के सम्मान का दिखावा करती है। आपने देखा नगरों के नाम भी बदले गए थे, अगर आपको याद हो। याद है, नहीं याद है? जब नाम बदले गए थे, हापुड़ का भी नाम बदला गया था, और क्या नाम रखा गया था? और पंचशील नगर, जहां प्रधानमंत्री भी विदेश में जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, कहते हैं नहीं कहते हैं?
जिले का नाम पंचशील नगर हुआ तो जिनको आपत्ति हुई और जिन्होंने नाम बदल दिया उनसे भी हम लोगों को सावधान रहना है। मैं ये बात भी आपको यहां बता देना चाहता हूं। दुश्मन चेहरा बदल के आएगा, दुश्मन चेहरा बदल के आएगा, दुश्मन कपड़े बदल के आएगा, दुश्मन जवान बदल के आएगा, लेकिन अपने फायदे के लिए आएगा। आप में से किसी के फायदे के लिए नहीं आएगा। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। आज कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, चाहे किसानों का आंदोलन हो 13 महीने, जिसमें आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों ने योगदान करने का काम नहीं किया हो। चाहे पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा का मामला हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जंतर मंतर हो, पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा की लड़ाई भी आजाद समाज पार्टी ने लड़ने का काम किया। चाहे एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, मुस्लिम भाइयों के सम्मान की रक्षा करने का काम, और उस लड़ाई को चौधरी निजाम यहां बैठे हैं, उस लड़ाई को सरकों में लड़ने का काम और उस ठंड की रातों में लाठियां खाने का काम अगर किसने किया है तो आजाद समाज पार्टी के सिपाहियों ने किया है। ये भी बात किसी छुपी हुई नहीं। और जहां भी किसी पे जुल्म होता है तो पुलिस से पहले आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी पहुंचकर उस पीड़ितों की आवाज को उठाने का काम भी करते हैं। ये भी किससे छिपा हुआ है। लेकिन प्यारे साथियों, कुछ और ऐसी मांगे हैं जिन पे काम करना है और वो आपके बगैर संभव नहीं। जैसे अभी सरकार ने कहा जातिगत जनगणना हमारी कैबिनेट में मोहर लगा दी। आप ये जानते हैं जातिगत जनगणना अब से पहले कब हुई थी? 1931 में। कितने साल पहले? 90 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। जब 1931 में देश आजाद भी नहीं हुआ था तब जातिगत जनगणना हुई। और गणना किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं होती। गणना इसलिए होती है कि सरकारों ने जो कार्य किया है उसके आधार पर किस समाज ने कितनी तरक्की की है, किस समाज किस हाशिए में खड़ा है या कौन सा समाज अब हुआ है, ये जानकारी के लिए होती है कि जो पीछे रह गया है उसके लिए योजना बनाकर उसको भी मुख्य धारा में लाया जाए, इसलिए गणना होती है। लेकिन आप महसूस करके देखो कि पिछली किसी सरकार ने गणना कराने के बारे में सोचा ही नहीं। जब मैं पार्लियामेंट में गया था, राष्ट्रपति के भाषण में बोला था, मेरी पहली लाइन ये थी कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और फिर उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने बोला हम तो हमारे महापुरुषों ने तो मानव काशीराम साहब के रूप में 40 साल पहले से ये आंदोलन चलाया है, उसी आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये बताओ जातिगत गणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? गणना होगी तो ये पता लगेगा कि किस समाज के लोग पढ़ाई के स्तर पे कहां पहुंचे, किस समाज के लोग नौकरी के स्तर पे कहां पहुंचे, किस समाज के लोग रोजगार के स्तर पे कहां पहुंचे हैं, किस समाज के लोग हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़े हैं, किस समाज के लोगों पे जमीन नहीं है, किस समाज के लोगों पे घर नहीं है, किस समाज के क्षेत्र में एजुकेशन नहीं है। तभी तो सरकार काम कर पाएगी। इसलिए जातिगत गणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तभी जाकर देश आगे बढ़ेगा। प्यारे साथियों, इसके साथ साथ आपको यह विचार करना चाहिए, अगर आप में विचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कि अगर नौकरी नहीं रहेगी, आज सभी जातियों के लोग परेशान हैं, सभी धर्मों के लोग परेशान हैं। जिस तरह से इस सरकार ने निजीकरण करने का काम किया है और निजीकरण के जरिए सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम किया है, आप ये महसूस करके देखो, जब आगे सरकारी नौकरी नहीं होगी तो क्या सरकारी डिपार्टमेंट होंगे? और जब सरकारी
सरकारी डिपार्टमेंट नहीं होंगे तो प्राइवेट सेक्टर के लोग तो अपने आप तय करेंगे। जैसे कुछ एयरपोर्ट जो है जो सरकार ने अपने साथियों को दिए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे लखनऊ का जो हमारा एयरपोर्ट है वो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे था, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे था। आज जब तक वो एयरपोर्ट पूंजीपतियों को नहीं दिया था वहां पार्किंग का कोई पैसा नहीं लगता था, लेकिन आज अगर आप 8 मिनट के बाद 1 मिनट रुक जाओगे तो लगभग 150 रुपए आपको वहां पार्किंग के देने पड़ेंगे। जो चीज एयरपोर्ट पे 20 रुपए की मिलती थी, प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद उसके दाम 80 रुपए हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्राइवेट कंपनी का मालिक अपनी सहूलियत के हिसाब से दाम तय करता है। इसलिए मैं बात आपको बता रहा हूं कि जब सरकारी सिस्टम खत्म हो जाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो तो बताओ आपका बिल प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी के मुकाबले कई गुना लेता है नहीं लेता है? बताओ, लेता है नहीं लेता है? तो आप ये बताओ, जब सारा सरकारी सेक्टर खत्म हो जाएगा तो गरीब कहां जाएंगे? जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा आपको सुनना चाहिए और आपको पता रहेगा कि आजाद समाज पार्टी के ताकतवर होने से आपका कैसे भला होगा। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए। जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें बदलाव होना चाहिए। आप ये महसूस करके देखो, जो पॉलिसी मैंने दी है उस पॉलिसी से आप हाथ उठा के बताना कि आपको फायदा होगा या नहीं होगा। मैंने कहा है कि तब तक एजुकेशन पॉलिसी, जिस पॉलिसी के आधार पर मैं कह रहा हूं, जिस विचार के आधार पर मैं कह रहा हूं, जब तक इस विचार के आधार पर नहीं बनेगी तब तक गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी। कैसे? मैंने मांग की है कि सरकारी स्कूल में सबसे पहले नेताओं के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेताओं में भी किनके? मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के, राष्ट्रपति जी के, राज्यपाल साहब के, उनके अलावा केंद्रीय मंत्रियों के, स्टेट के मंत्रियों के, विधायक जी के, सांसद जी के, और जो आखिरी इकाई बैठती है वहां ग्राम पंचायत के मेंबर के बच्चों को भी, चेयरमैन के बच्चों को भी अगर एजुकेशन लेनी हो तो सरकारी स्कूल में मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जितने केंद्रीय और राज्य कर्मचारी हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो दरोगा आदि हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे एडीएम हो, एसडीएम हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। क्यों? उसका कारण बताओ। जब सरकारी स्कूल में पॉलिसी बनाने वाले और पॉलिसी लागू कराने वालों के बच्चे पढ़ेंगे और उन्हीं सरकारी स्कूल में आप और मेरे जैसे गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, किताबें भी मिलेगी, सुविधाएं भी आएंगी और सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से 100 गुना अच्छी पढ़ाई करने में सक्षम हो जाएंगे। आप ये बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आज जो फीस 3-4 हजार रुपए आपको महीने की प्राइवेट स्कूल में देनी पड़ रही है अच्छी पढ़ाई के लिए, अगर ये पढ़ाई आपको 50 रुपए 100 रुपए में मिलने लग जाए तो आपका फायदा होगा नहीं होगा? बताओ। बहुत अच्छे। मैंने कहा है कि हमें हेल्थ सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। कैसे? प्राइवेट में जाओगे तो अपनी मर्जी से बिल देगा और छोटे से छोटा प्राइवेट हॉस्पिटल भी 500 रुपए का पर्चा बनाता है। उससे अच्छा यह है कि सरकारी हॉस्पिटलों में सारे नेताओं का, उनके परिवार का, सारे अधिकारियों का, उनके परिवार का इलाज होना चाहिए। जिस दिन आप महसूस करके देखना,
एक ही हॉस्पिटल में सरकारी में बेड पर एक तरफ किसान का, मजदूर का बच्चा, हालांकि मैं नहीं चाहता कोई बीमार हो, लेकिन क्योंकि बीमारियां रहती हैं, जब एक ही अस्पताल में, एक ही वार्ड में लाइन से जो बेड लगे हैं, एक जगह किसान का बच्चा इलाज ले रहा होगा, एक दूसरे बेड पर मजदूर भाई का बच्चा इलाज ले रहा होगा, बराबर में डीएम साहब का बच्चा इलाज ले रहा होगा, बराबर में एसएसपी साहब का बच्चा इलाज ले रहा होगा, उसके बराबर में मंत्री जी का बच्चा इलाज ले रहा होगा, तो बताओ अस्पतालों के हालात सुधरेगी नहीं सुधरेगी? बताओ, अस्पतालों के हालात भी सुधरेगी, डॉक्टर भी टाइम पे मिलेंगे, इलाज भी अच्छा होगा, सारी मशीनें भी होंगी, टेस्ट भी अस्पताल में होंगे और गरीबों की जेब कटाई भी बंद हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि सुधार करना चाहिए। प्यारे साथियों, जब मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूं तो अपने वेटरनरी डॉक्टरों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत मेहनत की है। वेटरनरी के अपने डॉक्टरों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्यारे साथियों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप पे विकल्प है। अगर आप इसी दुनिया में खुश हैं, इसी जीवन में खुश हैं, तो फिर कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, महिलाओं की सुरक्षा, स्वाभिमान सम्मान का जीवन, जुल्म जाति से मुक्ति, अपने बच्चों के लिए रोजगार, नौकरियां और आत्म सम्मान का जीवन चाहते हैं, तो फिर आपको आजाद समाज पार्टी की मदद करनी चाहिए। करोगे नहीं करोगे? बताओ, जोर से बताओ, और बात करोगे नहीं करोगे? अगर आप साथ हो जाओगे तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ये पूरा मेरठ मंडल, चाहे हापुड़ हो, गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो, बागपत हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, यहां कमजोर वर्गों की संख्या कम नहीं है। अगर हमने यहां भाईचारा बना लिया और अपने मन में संकल्प ले लिया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ये जो सपने हम लोग देख रहे हैं मिलकर कि ऐसा समाज बनेगा, जाति विहीन समाज बनेगा, भाईचारा बनेगा, हर आदमी आत्मसम्मान से जी पाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ये दिन देखने का मौका हमें मिलेगा। और अगर हम इसी तरह इधर उधर बुलाते रहे, हमने अपने लोगों का साथ नहीं दिया, हमने अपने आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया, हमने अपने आंदोलन को मजबूत नहीं किया, हमने अपनी ताकत नहीं बनाई, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आज हापुड़ में आया हूं और महापुरुषों का संदेश लेके आया हूं कि धीरे धीरे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये सत्ता में बैठे लोग चुपचाप पिछले दरवाजे से खत्म कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए क्या आप इस आंदोलन में हमारा साथ दोगे नहीं दोगे? बताओ, क्या बाबा साहब की कुर्बानियों को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत दोगे नहीं दोगे? बताओ। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, माताओं बहनों से भी, समय बर्बाद होता। एक साल पहले आज ही के दिन मैं सड़कों पे जुल्म के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। उससे एक साल पहले जून के महीने में मेरे ऊपर गोली चलाई गई। 16 महीने मैंने जेल काटी, दिल्ली में भी 2 बार की आड़ काटी, तमाम तरह की मुसीबतें सही। अगर मैं सुख सुविधा चाहता तो जान की बाजी लगा के संघर्ष नहीं करता, सत्ता के साथ बैठ के अपनी रोटी रोजी की व्यवस्था करता। मगर मैंने सत्ता को लात मार के अपने समाज को चुना है, आपके हक अधिकारों को चुना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज की मौजूद सत्ता आपका भला नहीं कर सकती। इनको हटाकर ही हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं और तमाम लोगों का भला कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक बार पहले भी गुड्डू भाई के लिए हापुड़ में आया था,
डॉक्टर नीलकंठ जी के लिए भी हापुड़ में आया था, तब आपने मेरा साथ नहीं दिया था, तब आपने मेरी बात नहीं मानी थी। क्या इस बार तो ऐसा नहीं होगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, इस बार तो ऐसा नहीं होगा? अगर आप मन पक्का कर लोगे तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि आपका हाथ किसी के दफ्तर में जाके किसी अधिकारी के सामने नहीं फैलेगा और कोई अधिकारी आपकी बात को सुनने में नाक नहीं मरोड़ेगा। जो अधिकारी आपके काम नहीं करेगा वो अगले दिन दफ्तर में बैठ के चैन से नहीं सोएगा, उसको सस्पेंड करके का काम अगले दिन भी कर दिया जाएगा अगर वो जनता की, गरीब जनता की सुनवाई नहीं करेगा। ये तभी संभव होगा जब आप लोग हमारे हाथों को मजबूत करोगे। करोगे नहीं करोगे? जोर से बताओ, करोगे नहीं करोगे? तो आपने ऑनलाइन जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें आप जुड़े नहीं जुड़े? जो नहीं जुड़े मैं उनको यहाँ बता देता हूँ, अपने फोन से, अपने जेब से फोन निकालो, माताएं भी, बहनें भी, नौजवान साथी भी, ऐसे फोन निकालो और एक नंबर डायल करो जो मैं कह रहा हूं। निकालिए फोन 7292060060। एक बार हिंदी में भी दोहरा देता हूं, 7292060060। आ गया या दोबारा बताऊं? और बताओ में आ गया है? चलो दोबारा सुन लो, 7292060060। इसको कॉल करो बस। जैसे आप कॉल करोगे तो दफ्तर में बैठे लोगों पे आपकी कॉल चली जाएगी और आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। देखो तकनीकी युग है, आप अपने फोन में भी मुझे सुन सकते हो और यहां सामने खड़े होकर भी मुझे सुन सकते हो। आई गई आवाज? नंबर नोट करके मिलाना, यहाँ आवाज ज्यादा है, आएगी। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि प्यारे साथियों, आजाद समाज पार्टी में आपका स्वागत है। ये बताओ, आजाद समाज पार्टी किसकी पार्टी है? जोर से बताओ, किसकी पार्टी है? इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको ताकत देने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको घर घर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? और आपके आंसू पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके आंसू पूछने की जिम्मेदारी हमारी, आपके दुख तकलीफ दूर करने की जिम्मेदारी हमारी, आपको सुख सुविधा देने की जिम्मेदारी हमारी, आपको अच्छा कर देने की जिम्मेदारी हमारी और आजाद समाज पार्टी को ताकत देने की जिम्मेदारी। अगर हम ऐसे मिल जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब दिन निकला करेगा तो आप सुबह उठकर अपने अपने घरों से हमें आशीर्वाद दिया करोगे कि हमारा भाई दीर्घायु खूब लंबी उम्र प्राप्त करे और हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बने।